फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि जो थर्मो के जितने भी लॉ है ये डेली लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस है। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पहले नहीं था, बाद में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हो गया है। पर ये जो भी लॉ बने हैं हम लोग डेली लाइफ में जो देखते हैं, जो फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बेसिस पे लॉ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही है जो आप बचपन से कहानी सुनते आ रहे हो। क्या? एनर्जी इज कंजर्व। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आपको आ गया होगा, एनर्जी कंजर्व होता है। अब ये जो मैंने बताया ये तो बचपन से आप लोगों ने कहानी सुना ही होगा। अब हम लोगों को इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग इसका कैसे आगे यूज करेंगे। तो हम लोग इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं। तो मान लेते हैं एक सिस्टम है, सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब जैसे सिस्टम के अंदर कौन सी एनर्जी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो अब हम लोगों को अलग अलग एनर्जी को स्टडी नहीं करना है, ये सारा काम तो फिजिक्स में करवाया जाता है। तो मान लेते हैं कि सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है सबको मिला के मैंने बोल दिया इंटरनल एनर्जी। जितना भी एनर्जी है सबको मिला के बोल दिया इंटरनल एनर्जी। तो एक सिस्टम लिया, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, इसको हम लोग लेते हैं E1। तो ये आपके पास E1 होगा। इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन मैं भी थोड़ी देर बाद आपको लिखवा दूंगा, पहले समझते हैं फर्स्ट लॉ को। एक सिस्टम है, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, उसको E1 लेते हैं। अब इस सिस्टम को मैंने कुछ हीट दिया, हीट दे भी सकते हैं या फिर हीट निकाल भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हैं। मान लो एक सिस्टम है, मैंने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद ये जो सिस्टम है ये एक्सपैंड भी कर सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है। क्या करेगा हमें कोई आइडिया नहीं, बस मान लेते हैं हमने कुछ उसको हीट दिया या हीट निकाला, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। उसकी वजह से उसमें कुछ एक्सपेंशन हुआ या फिर कंप्रेशन हुआ, दोनों हो सकता है। फाइनली ये कभी ना कभी तो रुकेगा, और जब भी रुकेगा तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होगा वो फिर से क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी। अब जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा और जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगा वो दोनों सेम भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी हुआ क्या, एक सिस्टम है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है, उसको ले रहे E1। हमने उसको कुछ हीट दिया, तो मान लेते हमने इसको हीट दिया Q, और उसने कुछ ना कुछ वर्क किया, तो वर्क मान लेते हैं W। फाइनली वो जब रुका तो उसके अंदर फिर से कुछ एनर्जी होगा, वो एनर्जी क्या होगा, अब पता है एनर्जी कंजर्व है तो इन सब एनर्जी का समेशन ही होगा। तो वो एनर्जी क्या होगा आपके पास, E2। इसको इधर लेके आते हैं तो क्या होगा, E2 माइनस E1। E जो है वो इंटरनल एनर्जी का सिंबल है, तो ये क्या होगा आपके पास Q प्लस W। तो ये होगा डेल्टा E क्या होता है, Q प्लस W। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स का आपके पास पहला लॉ है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में लॉ थोड़ा सा अलग है। फिजिक्स में डेल्टा E क्या होता है, Q माइनस W, और केमिस्ट्री में क्या है, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में क्यों डिफरेंस है, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों का साइन कन्वेंशन अलग है। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है अभी समझते हैं। तो ये ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में डेल्टा E क्या होता है, वो होता है Q प्लस W। तो डेल्टा E क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो होगा हीट प्लस वर्क के सम के इक्वल। हम लोग इसमें सारे टर्म को अभी समझते हैं। अभी मैं आपको सबको समझा रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है। हम लोग सारे टर्म को समझते हैं। तो सबको समझने के पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइन कन्वेंशन। तो ये क्या आपके पास ये IUPAC साइन कन्वेंशन। तो IUPAC साइन कन्वेंशन, ये ध्यान रखना कि फिजिक्स में जो लॉ होता है वो देता है IUPAC, मतलब IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC अलग कमेटी है, उसके अलग रूल है, उसका साइन कन्वेंशन अलग है।
फिजिक्स में रूल बनाने के लिए अलग कमेटी है, अलग रूल है, वो अलग चलता है। हम लोग केमिस्ट्री के जो साइन कन्वेंशन वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो अब देखो होता क्या है, अगर आपके पास एक सिस्टम है और आपके पास बाहर में सराउंडिंग है, अगर कभी भी एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर होता है तो उसका साइन कन्वेंशन हमेशा नेगेटिव लेना है। एनर्जी कुछ भी हो सकता है, एनर्जी हीट भी हो सकता है, एनर्जी वर्क भी हो सकता है, कोई भी एनर्जी मींस अगर कोई भी एनर्जी अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर होगा तो उसको आपको माइनस साइन से लेना है, और अगर कोई भी एनर्जी अगर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ट्रांसफर होगा तो उसको लेना है प्लस साइन से। जैसे अब आपको मान लेते बोला है क्वेश्चन में हीट रिलीज बाय सिस्टम इज 20 किलो जूल, तो जब हीट रिलीज बोला है तो आप उसको जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो उसको -20 लेके करना। हीट रिलीज का मतलब है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट ट्रांसफर हुआ है तो उसको -20 लेके करना है। अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 20 किलो जूल, तो आप इसको सॉल्व करते हो क्या लोगे +20 किलो जूल। तो ये ध्यान रखना है कि माइनस या प्लस क्या लेना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर हो रहा है कि सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो कोई भी एनर्जी अगर सिस्टम से रिलीज होगा तो उसको माइनस साइन से लेना है, और कोई भी एनर्जी अगर सिस्टम को एब्जॉर्ब हो गई है, सिस्टम को मिलेगा तो उसको आपको प्लस साइन से लेना है। अब इसमें देखो कुछ चीजें लिख लेते हैं, जैसे अगर बोला हीट अगर रिलीज हो रहा है तो इसको आप माइनस साइन से लोगे। अगर हीट बोला है कि सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है या गेन किया है तो इसको आप प्लस साइन से लोगे। अगर वर्क मतलब मान लेते हैं ये सिस्टम है, अगर ये एक्सपैंड हो रहा है मतलब कि सिस्टम ने वर्क किया है तो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसको माइनस साइन से लेना है। अगर सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया है और सिस्टम कंप्रेस हो रहा है तो उसको आपको प्लस साइन से लेना है। मींस क्या, वर्क अगर आपके पास है कि वर्क ऑन द सिस्टम अगर सिस्टम पे होता है तो उसको आपको पॉजिटिव साइन से लेना है, और अगर वर्क है बाय द सिस्टम है तो इसको आपको नेगेटिव साइन से लेना है। फिजिक्स में ये रिवर्स होता है, इसी वजह से फॉर्मूले में चेंज है। तो साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री का बहुत सिंपल है, कोई भी एनर्जी अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर होगी तो माइनस साइन से लेना है, और अगर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ट्रांसफर होगी तो प्लस साइन से लेना है। सिस्टम ने अगर वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो माइनस साइन से लेना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला है तो इसको प्लस साइन से लेना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें जो तीन जो अब आपके पास टर्म है, कौन कौन से टर्म, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के पहले हम लोग एक सिंपल सा बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं आपके पास है फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी if 20 kilojoule heat is given to system and work done by the system is 50 किलोजूल। ठीक है, ये क्वेश्चन के मैंने अब इसमें जो भी प्लस माइनस है आपको खुद से डिसाइड करना है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, जो मुझे 10 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। इस चैप्टर में अगर आपने साइन कन्वेंशन सही से यूज किया प्लस और माइनस, तो आप मान के चलना कि आपको न्यूमेरिकल में जल्दी दिक्कत नहीं आएगी। लोग साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और ऑप्शन में एग्जाम में ऐसा आता है +20 -20 +30 -30, तो अगर आपने वैल्यू निकाल भी लिया पर अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा E क्या होता है, Q + W। Q कितना गिवन है, देखो इफ 20 किलोजूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट दे रहे हैं, अगर हीट दिया है तो बोला है कि हीट गिवन को प्लस, तो कितना लेना है +20 किलोजूल। और बोला है कि
एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क कर रहा है कोई तो उसको माइनस साइन से, तो आप इसको क्या लोगे, -50 किलो जूल, तो इसका आंसर आएगा -30 किलो जूल। तो साइन कन्वेंशन का आपको हमेशा याद रखना है, और साइन कन्वेंशन अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो उसको लेना है प्लस साइन से, अगर हीट रिलीज होगा तो उसको आपको लेना है माइनस साइन से। अब हम लोग इसमें ये जो तीनों टर्म है इसको एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से, कि ये इंटरनल एनर्जी होता क्या है। तो इंटरनल एनर्जी देखो क्या होता है, जितने भी एनर्जी प्रेजेंट है सिस्टम में सबकी एनर्जी को ऐड कर दो तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अभी देखो मैं आपको लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी देखो कोरोना वायरस फैला हुआ है, मेडिसिन नहीं ढूंढ पा रहे, अभी मई चल रहा है, मेडिसिन अभी तक नहीं आया है। तो आप समझो कि अभी तक हमारा साइंस कितना बैकवर्ड है कि अभी हम लोग उन्हें एक वायरस का मेडिसिन नहीं बना पाए। तो जब वायरस का मेडिसिन नहीं बना पा रहा मतलब अभी हम लोगों का साइंस पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। तो वैसे ही अगर आप एनर्जी में सोचो तो एक सिस्टम के अंदर हो सकता है 100 टाइप ऑफ एनर्जी, मानो 100 एनर्जी है, पर हमें सिर्फ 5, 10, 15 एनर्जी पता, बाकी एनर्जी हमें पता ही नहीं है। और ये बात नहीं है कि क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं है। तो एक सिस्टम के अंदर कितने टाइप ऑफ एनर्जी होती है ये एक्चुअल हमें पता ही नहीं है। अगर हमें सिस्टम के अंदर एनर्जी का टाइप नहीं पता, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम लोग कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। होता क्या है, सम ऑफ ऑल द एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम, पर कितने एनर्जी है एक्चुअल में हमें खुद ही नहीं पता, तो हम कैसे बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी का एक्चुअल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये होता क्या है, ये आपके पास है सम ऑफ all the energy present in the system। तो सिस्टम में जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट होगा सबके एनर्जी का सम। तो क्या क्या हो सकता है, जितनी एनर्जी आपको पता है सब लिख लो। कौन कौन सा हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, जो जो पता है सब लिख लो। तो सारी एनर्जी का सम जो होता है वही होता है इंटरनल एनर्जी। अब कितने टाइप ऑफ एनर्जी होता है हमको नहीं पता, इसलिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं कि कितने टाइप ऑफ एनर्जी होती है। तो क्वेश्चन आता है कि फिर हम लोग करेंगे क्या। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपसे क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं पूछेगा बताओ इंटरनल एनर्जी क्या है, आपसे हमेशा पूछेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब क्या होगा, एक सिस्टम लेंगे, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा E1, मैंने फॉर्मूले में भी याद करो भी डेल्टा E लिखा था। एक सिस्टम लेंगे, उसका इंटरनल एनर्जी लेंगे E1, सिस्टम पहले स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा, उसका इंटरनल एनर्जी लेंगे E2, दोनों का जो चेंज होगा वो कैलकुलेट करेंगे। और इंटरनल एनर्जी एक्चुअली हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग वही करते हैं कि अगर आपके पास एक स्टेट 1 लेते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो 1 होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 और भी जो बाकी एनर्जी होगा सबका 1 स्टेट। अगर आप स्टेट 2 पे लेके गए तो उसमें क्या होगा, तो इंटरनल एनर्जी जो 2 होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी 2, पोटेंशियल एनर्जी 2, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 और ये आपका आगे चलता जाएगा। अब हम लोग जो कर रहे चैप्टर इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होगा कि एक सिस्टम में एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा। तो नॉर्मली इसमें जब हम लोग कोई प्रोसेस करवाते हैं या फिर जब कोई रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, पर बाकी एनर्जी को हम ये मान के चलते कांस्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चेंज नहीं होगा, हो सकता है, पर हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं और जब चेंज निकालेंगे तो उसका जो चेंज होगा उसको 0 मानेंगे।
तो हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अलावा बाकी सारी एनर्जी को कांस्टेंट मानते हैं। तो ये सब एनर्जी को कांस्टेंट माने, तो उसमें फिर क्या होगा, हम लोग इसमें निकालते हैं आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो ये क्या होगा, डेल्टा ई, ये आपके पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, जाएगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस होगा डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। और बाकी एनर्जी को हमने क्या है, जीरो नहीं माना, बाकी एनर्जी को कांस्टेंट माना है। तो इसमें क्या है कि रेस्ट ऑल अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में या थर्मोडायनेमिक रिएक्शन में, वही केमिकल रिएक्शन में नॉर्मली बाकी एनर्जी में चेंज नहीं होता है, तो हम लोग उसको कांस्टेंट मान रहे हैं। तो जब डिफरेंस लेंगे तो उस डिफरेंस लेने की वजह से उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल केस ऑफ आइडियल गैस। अगर आपके पास आइडियल गैस गिवन है, देखो आइडियल गैस का मतलब होता है कि दो कंडीशन है। पहला, एक गैस मॉलिक्यूल का दूसरे गैस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लेना है, जीरो। आइडियल गैस में क्या होता है, दो गैस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को हम लोग मेजर करते हैं यही पोटेंशियल एनर्जी से। तो आइडियल गैस अगर आपने बोला तो वहां पे दो गैस मॉलिक्यूल में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। तो आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। दूसरा, आइडियल गैस में एक कंडीशन और होता है जिसका मैं यूज नहीं, पर मैं आपको बता देता हूं कि आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज काफी स्मॉल होता है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल समझते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। मींस साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, वो भी कंडीशन, पर अभी हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस के लिए कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है, तो आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। तो ऑटोमेटिक जो डेल्टा ई जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा के ई। अब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला याद करो जो गैसेस स्टेट में सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में होता है गैस के लिए n/2 आपके पास होता है RT। ये आपके पास आइडियल गैस, या बल्कि अगर बेटर करना चाहे तो आपके पास होता है बेटर F/2 और nRT। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, या F नहीं लिखना चाहो तो आप इसको 3 भी कर सकते हो, तो 3/2 nRT। 1 मोल के लिए होता है 3/2 RT, और अगर n मोल है तो 3/2 nRT। आइडियल गैस के लिए एक बात याद रखना है हमेशा कि उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा किसी और फैक्टर पे कभी भी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता आइडियल गैस का। तो आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कि अगर रूम में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है तो क्या उनका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा? तो इसका आंसर यस। अगर एक रूम में ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो दोनों की गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी सेम आएगा। तो अब आपको लगेगा कि अरे सर ऑक्सीजन का तो मास ज्यादा होता है। हाँ, जिसका मास ज्यादा होता है उसका स्पीड या वेलोसिटी कम होता है, जिसका मास कम होता है उसका स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होता है। तो जिसका मास कम उसका स्पीड ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका स्पीड कम। तो इस वजह से दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो याद क्या रखना है, अगर आप दो गैस मॉलिक्यूल को सेम टेम्परेचर पे लोगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होगा। आइडियल गैस के लिए 3/2 nRT होता है। ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसका नाम है टेम्परेचर। अगर प्रोसेस सपोज करते हैं आइसोथर्मल हो गया, अब जैसे ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। जेईई मेन और नीट में तो 100% क्वेश्चन सिर्फ आइडियल गैस पे आता है। हाँ, जेईई एडवांस में एक बार हो सकता है रियल गैस में क्वेश्चन आ जाए,
पर अगर आप नीट या जेईई मेन का तैयारी करें तो आंख बंद करके आपको सब यही फॉलो करना है, उसमें आइडियल गैस ही आता है। अब आइडियल गैस के लिए याद रखना काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद रखना है कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो पहले स्टेट और बाद वाले स्टेट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पहले स्टेट और बाद वाले स्टेट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम। काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। मैंने ये नहीं कहा कि काइनेटिक एनर्जी जीरो, मैंने कहा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर ये जीरो तो ये भी जीरो। तो याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई जीरो होता है फॉर आइडियल गैस। अब आगे चल के हम लोग एक टर्म और पढ़ेंगे जिसका नाम होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी वो क्या होगा आगे समझेंगे, पर जब मैंने लिख दिया आइसोथर्मल प्रोसेस तो उसके लिए याद रखना है कि जो डेल्टा एच होता है वो भी जीरो। डेल्टा एच आपका होता है चेंज इन एंथैल्पी। क्या होगा आगे देखेंगे, पर आपको ये सब चीजें आता है एग्जाम में, नीट और जेईई में, तो पहले इसको लिख लेते हो। तो डेल्टा एच क्या होता है, ये होता है आपके पास चेंज इन एंथैल्पी। और आइडियल गैस के लिए अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा एच का वैल्यू और डेल्टा ई का वैल्यू दोनों हमेशा जीरो होते हैं। ये आपको याद रखना है।